हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए एक डिवाइस होता है जो कि जब एनर्जी स्टोर करता है तो कंप्रेस्ड चार्जेस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और उस एनर्जी को जब चाहिए, जैसा चाहिए, जितनी स्पीड से चाहिए, हम उसको वापस रिसीव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन ने इसके अंदर ये पढ़ा कि ये जो भी नॉर्मली हमारे घरों में जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स आपके कैपेसिटर्स कहलाए जाते हैं। कंडक्टर्स क्या काम करते हैं, कैपेसिटर्स क्या काम करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। चार्ज जो होता है आपका, वो चार्ज हम चाहते हैं इनफाइनाइट स्टोर करें, तो क्या अपन किसी कंडक्टर के ऊपर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं? तो वो भी अपन ने पढ़ा था, किसी कंडक्टर के ऊपर या किसी कैपेसिटर के ऊपर अपन इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। तो अपन ने देखा था, तो उसके कुछ लिमिटेशंस आ रहे थे। जब भी किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को किसी मीडियम में रखा जाता है, तब जब तक उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक अपन उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद में चार्जेस अगर आप देते हो उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद में, तो वो सारे चार्ज जो होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में लीक आउट हो जाते हैं। फिर अपन ने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स जो थे आपके, वो एक तो था आपका सराउंडिंग मीडियम था, दूसरा जो फैक्टर आ रहा था इट वाज योर geometry of the capacitor, that is shape and size of the capacitor, and the third one was the any conductor present near to the capacitor। कोई कंडक्टर तो प्रेजेंट नहीं था नियर उसके कैपेसिटर के आसपास। पहला वाला फैक्टर अपन पढ़ चुके थे सराउंडिंग मीडियम का। आज जो फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे, एक तो ज्योमेट्री से रिलेटेड बात होगी और दूसरा तीसरा जो फैक्टर है जिसका नाम अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, वो अपन तीसरे फैक्टर को स्टडी करेंगे बाद जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। फिर अपन ने इसके अंदर ये पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ाते हैं। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। फिर उसको स्टडी किया आगे अपन ने, और वहां से निकला था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था, जहां पे अपन ने कैपेसिटेंस का डेफिनेशन दिया था कि किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज, किसी कैपेसिटर का वोल्टेज अगर मुझे 1 वोल्ट से बढ़ाना है, तो उसके अंदर जो उसे चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट चार्ज विल बी नोन एज इट्स कैपेसिटी, दैट मींस इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। आज उससे आगे प्रोसीड करेंगे और हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, ये आज का टॉपिक है। यानी कि हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि अगर मैं एक स्फीयर मान लेता हूं, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर मान लेते हैं इस प्रकार का कोई, हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस कंसीडर किया इस प्रकार का, जिसका रेडियस हम लोग कितना मानते हैं? कैपिटल R। ध्यान रखना ये सॉलिड स्फीयर है। कैसा स्फीयर है ये आपका? एक सॉलिड स्फीयर है ये वाला। तो अगर अब इसकी बात करें सॉलिड स्फीयर की, जिसका रेडियस अपन ने मान लिया, मान लीजिए इसके ऊपर अपन लोग ने चार्ज जो स्टोर किया है वो कितना है? कैपिटल Q। हमने इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर रखा है? कैपिटल Q चार्ज स्टोर कर रखा है। तो कंसीडर अ सॉलिड आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ radius R having total charge कैपिटल Q। हमने एक सॉलिड स्फीयर मान लिया जिसका रेडियस कैपिटल R है और उसका टोटल चार्ज अपन ने कैपिटल Q मान लिया। अब देखिए इसका अपन लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस के जितने भी डेरिवेशन करेंगे अपन, चाहे आप सॉलिड स्फीयर की बात कर लीजिए, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम बात करेंगे तब उसमें भी आपके 3 केस बनेंगे। एक, प्लेट्स के बीच में किसी प्रकार का मीडियम नहीं रहेगा। दूसरा, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के वापस 2 केस बनेंगे, एक पार्शियली फिल्ड का बनेगा, एक फुल्ली फिल्ड का बनेगा। तो ये 3-4 डेरिवेशंस हैं आपके। अब चारों डेरिवेशंस का प्रोसेस एक ही है। हमको फिजिक्स के जब डेरिवेशंस होते हैं तब उसमें टफ लगते हैं डेरिवेशंस। स्टूडेंट जनरली यही कंप्लेन करते हैं कि सर डेरिवेशन टफ लग रहा है। डेरिवेशन टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो उस प्रोसेस को ध्यान नहीं रखते, कौन से प्रोसेस से इसको फॉलो किया जा रहा है। तो कैपेसिटेंस के जितने भी डेरिवेशंस होंगे उन सब का प्रोसेस एक ही है, कॉमन प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। पहले में अपन लोग देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सॉरी कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? Q अपॉन V। पहले स्टेप में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे?
चार्ज। दूसरे स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज, और तीसरे में फॉर्मूला लगा के क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, कैपेसिटेंस। स्टार्ट करें इस डेरिवेशन को अपन। तो देखिए हमको ऑलरेडी गिवन थे टोटल चार्ज ऑन स्फीयर कितना हो गया, Q। टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना है आपका, Q है। अब बढ़े आगे इसके अंदर, टोटल चार्ज के बाद में हमको पोटेंशियल बात करना है। तो अच्छा ये चार्जेस कहां पड़े हुए हैं ये देख के बताइए। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। जब चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल 0 था। मैंने चार्ज कितना दिया, Q चार्ज दिया, तो Q चार्ज के हिसाब से वोल्टेज रहा होगा उसका। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर सरफेस की बात करें तो V का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला, KQ अपॉन R, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर और अ शेल। नाउ C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q अपॉन V। बताइए Q कितना है, नेट चार्ज कितना है Q, और वोल्टेज कितना है इस केस में, KQ अपॉन क्या है आपका ये R। तो अगर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, Q इंटू R अपॉन K इंटू Q। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना, R अपॉन K। क्या फॉर्मूला बना, R अपॉन K, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C इज इक्वल टू R को तो R रहने दिया, और K को लिख दिया अपन ने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में लिखा हुआ, ये घूम के कहां चला जाएगा आपका, ऊपर के न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो C का फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द फॉर्मूला। यहां से हमको पता चलता है therefore C is proportional to R। R क्या है यहाँ पे आपका, रेडियस। R क्या चीज है यहाँ पे, रेडियस। हमने वो 3 इफेक्ट पढ़े थे, याद करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। उसके अंदर मीडियम की बात की थी, मीडियम में उस दिन एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, है ना, पिछला जो भी लेक्चर था अपना उसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने दूसरे में बात किया था कि ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। क्या ये प्रूव कर रहा है कि ये जो भी कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, रेडियस पे। रेडियस का मतलब उसके साइज के बारे में बात कर रहा हूं। जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, उतना ज्यादा उसका क्या जाएगा, कैपेसिटी जाएगा चार्ज स्टोर करने का। ठीक है, सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। इफ अर्थ इज considered as a capacitor, if earth is considered as a capacitor, या फिर then its कैपेसिटेंस। या फिर इसको थोड़ा चेंज करते हैं अपन, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देते हैं अपना, और अपन लिखते हैं एग्जांपल के लिए, इफ वी कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ साइज equivalent to size of earth, then its कैपेसिटेंस। मैंने क्या मान लिया कि मैं एक कैपेसिटर मानता हूं जिसका साइज लगभग किसके बराबर है आपका, अर्थ के जितना बड़ा। मैं एक मैंने अर्थ को कैपेसिटर नहीं माना इस क्वेश्चन के अंदर, देखना मैंने ये बोला है कि मैंने एक कैपेसिटर माना है जिसका साइज कितना बड़ा है, अर्थ जितना बड़ा। मैंने अर्थ को कैपेसिटर नहीं बताया, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो अपन को पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है आपका, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 64 × 10⁵ मीटर बन जाएगा ये आपका।
ये डबल जीरो तो यहाँ से किलोमीटर के 10⁻³ में ऐड होंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो सी का फॉर्मूला क्या होता है R/K। अब जनरल स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले से जाता है, इधर देखिए जनरली स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले से जाता है आपका, ठीक है, कि C = 4πε0 × R। पहले 4 रखेगा, फिर पाई का वैल्यू रखेगा, फिर ε0 का वैल्यू रखेगा, फिर R का ये वाला फॉर्मूला खाली देखने के लिए है। एक्चुअल फॉर्मूला न्यूमेरिकल करते समय हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि K का अपने पास में डायरेक्ट वैल्यू होता है। तो R का वैल्यू कितना है इसके अंदर अगर लिखें तो इट इज 64 × 10⁵ एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹, यही होता है। इनको अगर सॉल्व करें अपन तो 64 अपॉन क्या है ये 9 × 10⁻, कितना बचेगा ये -4, ये ऊपर जाएगा -9, -9 + 5 कितना हो जाएगा -4। 64 को आप 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7.11 × 10⁻⁻4 फैराड, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 711 × 10⁻⁻6 फैराड, यानी C = आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। अब देखिए यहां पे आपको नोट लिखना है, साथ में क्या लिखेंगे अपन कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होता है, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना लिया जाता है इनफाइनाइट। और ध्यान रखना पोटेंशियल ऑफ अर्थ, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना लिया जाता है 0। अब ये दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो भी प्रैक्टिकल लेने वाला आता है वो आपसे हो सकता है वहां पे पूछ ले कि बताइए एक्सप्लेन करिए। देखिए बोर्ड तो नहीं पूछने वाला कि अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट क्यों होता है या अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों होता है, ये बोर्ड नहीं पूछेगा। लेकिन कोई भी अगर एक्सटर्नल आ रहा है आपका प्रैक्टिकल वाला, वो हो सकता है वहां पूछ ले कि एक्सप्लेन करो ये अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों होता है, एक्सप्लेन करो अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट क्यों होता है। तो देखिए अर्थ का पोटेंशियल 0 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अर्थ का नेट चार्ज कितना है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द अर्थ 0। तो अगर अर्थ का नेट चार्ज 0 है तो वोल्टेज भी कितना बनेगा आपका 0। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, अर्थ इतना बड़ा है कि उसके ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत चार्ज देते हो तो उससे उसके पोटेंशियल को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमको जब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में से बेसिक क्वांटिटी कौन सी है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में से बेसिक कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यानी हमको कहीं ना कहीं किसी से तो कंपेयर करना है, तो हम हर बार किससे कंपेयर करेंगे, अर्थ से कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने अर्थ को 0 पोटेंशियल पे माना हुआ है, ठीक है। ये 3 रीजन मैंने बताए। अच्छा, फिर इसको इनफाइनाइट क्यों लिया गया है, तो देखिए सी का फॉर्मूला क्या है, Q/V। Q को तो Q रहने दीजिए, लेकिन V को अगर 0 रखेंगे तो किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो सॉरी किसी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अब देखिए यहां से 2 सवाल तैयार होते हैं, यहां से आपके कितने सवाल तैयार होते हैं, 2। पहला, अगर वो आपसे घुमा के पूछता है कि बताइए अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो कितना होता है आपका इनफाइनाइट। लेकिन अगर वो बोलता है कि बताइए अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर है तो बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 711 माइक्रोफैराड। ये दोनों वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। सवाल का डिफरेंस फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझ लेना। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, देन योर आंसर वुड बी इनफाइनाइट। और क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि अगर जो कैपेसिटर दिया गया उसका साइज अर्थ जितना बड़ा है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड ने पूछा था। क्वेश्चन के अंदर आपके दोनों ऑप्शंस थे, 711 और इनफाइनाइट दोनों थे, और ऑप्शन कौन था आपका उस केस में, 711 वाला आंसर करेक्ट था, ठीक है। लिखना स्टार्ट करिए। हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप मतलब यहाँ पे है, कैपेसिटर का जब टाइप बोला जाता है तो उसका मतलब उसकी ज्योमेट्री से, उसका शेप कैसा है। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और ये सारे के सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एग्जांपल्स होते हैं। कैसे होंगे वो उसको अपन आगे देखेंगे ना। तो हेडिंग लगाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। इन दोनों लाइनों का लेंथ बराबर रखना है ना, छोटा बड़ा मत कर देना, छोटा बड़ा अगर कर देते हो तो फिर वो हो जाता है, सेल बन जाता है वो। तो ये कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल होता है। इसके लिए नोटेशन अपन में दोनों बराबर है ना, दोनों लाइंस कैसी हैं आपकी, बराबर साइज की है। तो लेट अस स्टार्ट विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए अपन ने शुरुआत में बात किया था कि एवरी कंडक्टर इज अ कैपेसिटर, एवरी कंडक्टर इज अ कैपेसिटर। तो हमने एक कंडक्टर मान लिया ये वाला, दिस इज अ कंडक्टर, एक शीट के रूप में, किस रूप में, शीट, ठीक है। और इसके ऊपर अपन ने चार्ज दे रखा है, इसके ऊपर क्या दे रखा अपन ने, चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और मान लीजिए कि ये जो भी चार्ज दे रखा है ये कितना है आपका, प्लस क्यू। कितना चार्ज है आपका, प्लस क्यू। बताइए कैपेसिटर है कि नहीं है। देखो हमारा जो फिजिक्स का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हर वो चीज जो चार्ज स्टोर करने की क्षमता रखती है वो कैपेसिटर होती है। इसने भी चार्ज स्टोर किया, यानी ये क्या चीज है, आपका कैपेसिटर है। अब अगर बात करें इसके अंदर तो इसका अपना कैपेसिटी है, और मान लीजिए कि मैं अब इस क्यू से ज्यादा इसको चार्ज नहीं दे सकता। इसका लिमिटेशन अपन ने पढ़ा है कि अब इसको अगर क्यू से ज्यादा चार्ज दूंगा तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगा, और ये जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मैं अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में इसका साइज और इसका शेप चेंज करने की परमिशन नहीं है। मैं नहीं तो इसका साइज चेंज कर सकता हूं, नहीं इसका शेप चेंज कर सकता हूं, नहीं इसके आसपास का मीडियम चेंज कर सकता हूं। यानी अपने वो जो दो इफेक्ट थे कैंसिल हो गए। पहला क्या था कि कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। मैंने मीडियम को भी रोक दिया कि आप मीडियम चेंज नहीं कर सकते। फिर दूसरा पढ़ा था ज्योमेट्री, साइज और शेप। तो मैंने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि इस प्लेट का नहीं तो आप साइज चेंज कर सकते हैं, नहीं शेप चेंज कर सकते हैं, उसके बावजूद आपको क्या चेंज करना है, इसका कैपेसिटी बढ़ाना है। तो अब वो तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था कि इसके पास में अपन कोई कंडक्टर रखेंगे जिससे भी उसका कैपेसिटेंस बदलता है। कैसे बदलता है आप उसको सीखते हैं। तो इसके जैसी की जैसी मैंने एक और प्लेट यहाँ पे रख दी, सेम टू सेम, है ना, आइडेंटिकल प्लेट है। कैसी प्लेट है ये आपकी, आइडेंटिकल। इसको अपन ने क्या बोला है, आइडेंटिकल न्यूट्रल प्लेट। आइडेंटिकल न्यूट्रल प्लेट, इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज अवेलेबल नहीं है। कितने डिस्टेंस पर रखा जाता है इसको, तो हमने मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, डी डिस्टेंस पर इसको रखा जाता है। अब देखिए बताइए इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है, इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज अवेलेबल नहीं है। फिर भी केवल इसको रखने से इसका कैपेसिटी बदल गया। मैं इसके ऊपर अब ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर चार्ज और बढ़ा सकता हूं। मैं नहीं तो इसका मीडियम चेंज कर रहा हूं, नहीं इसका साइज शेप चेंज कर। अब देखिए होगा क्या, इस प्रोसेस को समझिए। जैसे ही मैं इसके पास में ये आइडेंटिकल प्लेट रखूंगा, ये प्लेट न्यूट्रल है। हमारे यहाँ न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने यहाँ पे क्या होते हैं, आपके नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल होते हैं। जितने प्लस है उतने माइनस है। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अपन ने ये पढ़ा था कि जैसा ये होगा वैसा इसको भी बना देगा, जैसा खुद होता है पड़ोसी को भी वैसा ही बना देता है। ठीक है, ये चार्ज है तो ये इसको भी क्या बनाएगा, चार्ज कैसे बनाएगा, इसका चार्ज बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो प्लस है उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा प्लस प्लस को, लेकिन माइनस वालों को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लेट के अंदर, न्यूट्रल प्लेट के अंदर जितने भी नेगेटिव होंगे वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, आपके दूर वाले एंड पे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बाद में ये जो चार्जेस आए हैं इनको हम लोगों ने एक नाम दिया, और इन चार्जेस को क्या नाम देते हैं अपन, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या नाम देते हैं इनको अपन, दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस।
इंड्यूस्ड चार्जेस का वैल्यू कितना होता है, यानी मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं उसके स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो जितना ये होगा उतना का उतना यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो ये कितना है, प्लस क्यू, तो यहाँ पे चार्जेस कितने होंगे आपके, माइनस क्यू, और ये भी वापस कितने होंगे आपके, प्लस क्यू। इंडक्शन बराबर रेशियो में होता है, बराबर मात्रा में होता है। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार था, E इज इक्वल टू डीवी अपॉन क्या है आपका, डी आर। तो यहां से अगर डीवी की बात करें तो फॉर्मूला आता है ई इंटू क्या बनता है आपका, डी आर। अब एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या बनता है आपका, डी आर। ये क्या बन गया आपका, डीवी। अब देखिए चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है उसका, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी ये डीवी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी कैसा होगा, ज्यादा, और डिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज भी क्या होता जाएगा आपका। समझ आया। तो अब देखिए क्या ये वाले माइनस यहां पे वोल्टेज नहीं बनाएंगे, समझना इसको। मैं मान लेता हूं इनिशियल कि इस चार्ज के कारण जो वोल्टेज बन रहा है वो कितना है आपका, 1000 की जगह पे मैं इसको 100 वोल्ट ले लेता हूं। कितना ले लिया मैंने इसको, कौन से चार्जेस के कारण है ये, इस वाले के कारण। इसके कारण इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो मैंने एग्जांपल के लिए कितना मान लिया है, 100 वोल्ट। क्या ये माइनस वाला यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनाएगा, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, जितने चार्जेस होते हैं वो सारे पोटेंशियल बनाते हैं वहां पे। तो इसने इसके सरफेस पे 100 का बनाया, तो क्या ये माइनस यहाँ पे नहीं बनाएगा, माइनस अब यहां से थोड़ा दूर है तो थोड़ा कम बनेगा। डिस्टेंस अगर घटेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, घटेगा। अब डिस्टेंस यहां से ज्यादा है तो वोल्टेज थोड़ा कम बनाएगा ना यहाँ पे। एक पॉइंट चार्ज, अच्छा एक पॉइंट चार्ज का वोल्टेज कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। बढ़ेगा तो वी कैसा होगा, अगर कौन कांस्टेंट है। अब बताओ इन तीनों में क्या चीज कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ये वाला ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट चला गया, ठीक है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में था, यहां से यहां पे कहीं थी। मैंने इसको क्या मान लिया, पूरा का पूरा एक चार्ज मान लिया। इस चार्ज के कारण डी डिस्टेंस पर वोल्टेज कितना बनता है, एक चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर वोल्टेज कितना बनता है, के क्यू अपॉन आर। अगर क्यू कांस्टेंट है तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो बताइए ये वाला क्यू और ये वाला क्यू बराबर है कि अलग अलग है, ये क्यू और ये क्यू बराबर है कि अलग अलग है, बराबर है। डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस और इसके खुद का डिस्टेंस ज्यादा है कम है, डिस्टेंस बढ़ा ना तो वोल्टेज क्या होगा, ये बनाएगा। मान लीजिए इसने यहां पे डिस्टेंस ज्यादा था तो इसने यहां पे माइनस का 90 वोल्ट बना दिया। कितना बना दिया, माइनस का 90 वोल्ट। बताइए वोल्टेज कितना बच गया, 10 वोल्ट। कितना बच गया यहाँ पे, प्लस का 10 वोल्ट। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन। अगर वोल्टेज घटेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझना, ये प्लेट जब नहीं थी तब केवल ये वाला चार्ज कितना पोटेंशियल डेवलप करता था, 100। जब इसको पास में रखा इंडक्शन हुआ, इंडक्शन कारण नेगेटिव भी आया और पॉजिटिव भी आते हैं। अब ये नेगेटिव वाले भी वहां पे कितना वोल्टेज बनाते हैं, माइनस का 90। तो पहले से 100 वोल्ट तो प्लस का था, वहां पे और माइनस का 90 बना, तो ओवरऑल कितना बचा पीछे, 10। वोल्टेज 100 से कहां चला गया, 10 पे। हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये पढ़ाया था, शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि इससे ज्यादा चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। और वो कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा था आपका, 100। यानी ये वापस 10 से कहां जाएगा, तब तक तो और चार्ज दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। इसका वोल्टेज कितना था, 100 पे इसका लीकेज स्टार्ट होता था। इसके बाद मैं दे नहीं पा रहा था तो मैंने इसके पास में प्लेट रख दी। अब इस प्लेट में इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव ने भी यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बनाया, तो इसके कारण वोल्टेज घट के कितना हो गया, 10। अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो कैपेसिटी बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। क्या मैं इसके ऊपर वापस ये वोल्टेज जब तक वापस कितना नहीं पहुंच जाता आपका 100, तब तक और चार्ज दूंगा या नहीं दूंगा, इसको दे दिया। जैसे ही 100 पहुंचता है वापस से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक उतना ही था आपका।
अच्छा, लेकिन बच्चों के दिमाग में आता है क्या ये वाले पॉजिटिव यहाँ नहीं बनाएंगे क्या? ये भी तो बनाएंगे ना। तो मान लो, अच्छा मेरे को बताओ कि ये वाले ज्यादा दूर है या ये वाले? प्लस वाले ज्यादा दूर है या माइनस वाले? इस वाली प्लेट से प्लस वाले ज्यादा दूर है, तो इसका वोल्टेज और कम होगा थोड़ा सा। मान लो कि ये प्लस का 80 और बनाता है, कितना बनाता है? ये कितना बना रहा था आपका 90, तो ये थोड़ा सा दूर है तो ये 80 बनाएगा। पोटेंशियल का तो अपन ने पढ़ा है ना कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ, किसमें? किसने कहा? पोटेंशियल में होता है ना भैया। कब बोला मैंने? कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है ये। मैंने जब पोटेंशियल एनर्जी बताया तो नेगेटिव यूज किया या नहीं किया? मैंने किया है ना नेगेटिव यूज। और उसके बाद जब अपन ने वो पोटेंशियल में नेगेटिव यूज होगा। आपने डाइपोल पढ़ा ना, एक प्लस था दूसरा क्या था? माइनस था। डाइपोल के इक्वेटोरियल पे कितना बन रहा था? जीरो। कैसे बना था वो जीरो? पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव लिया और नेगेटिव वाले को, तभी तो बना ना। बढ़े तो अब देखिए ये माइनस वाला यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा पास में है तो इसने 90 बनाया, तो ये थोड़ा और दूर है तो और कम बनाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा ना। तो डिस्टेंस प्लस वाले का और ज्यादा है तो 90 की जगह इसने कितना बना दिया? 80। अब बताओ ओवरऑल कितना बचा? सारा प्रोसेस पढ़ लिया मैंने, इसके अंदर जितने चार्जेस हैं सारे काउंट कर लिए। क्या मैंने इसके आसपास का मीडियम चेंज किया? क्या मैंने इस प्लेट का साइज और शेप चेंज किया? मैंने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया? केवल एक न्यूट्रल प्लेट लाके रखी थी। इसके रखने के कारण ये सारा प्रोसेस होने के बाद नेट वोल्टेज कितना बचता है? 90। ओरिजिनल कितना था आपका? 100। कितना डिक्रीज हो गया? 10 वोल्ट से। कितना डिक्रीज हो गया आपका? 10 वोल्ट से। ये एग्जांपल है ना, ध्यान रखना इसको। वापस मैं इसको कहां पहुंचाऊंगा? क्योंकि चार्ज जो एटमॉस्फेयर में लीक होता है वो कितने पे होता है? 100 पे। तो मैंने को वापस कितना बढ़ाना है? 10। इस 10 को बढ़ाने के अंदर मुझे चार्ज देना है या नहीं देना? चार्ज तो देना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी कैपेसिटर के पास में अगर कोई दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, चाहे वो न्यूट्रली क्यों ना है, फिर भी उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है? डन। ये जो अरेंजमेंट बना इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डन। समझ आ गया ये वाला? तो मैंने नहीं तो इसके आसपास का मीडियम चेंज किया है, नहीं इसका साइज और शेप चेंज किया है, बस इसके पास केवल एक आइडेंटिकल न्यूट्रल प्लेट लाके रखा, जिसके कारण इसका वोल्टेज ड्रॉप होके कितना हो जाता है? 90 वोल्ट। ये 90 वोल्ट से वापस कहां पहुंचाऊंगा मैं इसको? 100 वोल्ट। इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा? इसको चार्ज देना पड़ेगा। पहले ये इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा था, अब इससे भी ज्यादा चार्ज और स्टोर कर पा रहा है, तो इसका कैपेसिटी बढ़ गया। तो क्या किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी हम उसके पास में कोई कंडक्टर रख के बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उसमें प्रोसेस काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कौन काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बढ़े आगे। अच्छा, मैं और बढ़ाना चाहता हूं कैपेसिटी इसका। इसी प्रोसेस के अंदर समझिए, मैं इसका कैपेसिटी क्या करना चाहता हूं? और बढ़ाना चाहता हूं। मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। मैंने इसकी क्या कर दी है? अर्थिंग। अर्थ का पोटेंशियल अभी भी बताया था कितना होता है आपका? 0 होता है। चार्ज कहां जाना पसंद करता है? हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। चार्ज कहां जाना पसंद करता है? हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। देखिए इधर, तो क्या ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहां चले जाएंगे अर्थ के अंदर? तो ये सारे पॉजिटिव अगर अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो ये 80 वाला तो फिर हट गया यहां से, तो पीछे वोल्टेज कितना बचेगा आपका? केवल 10। यानी अब 10 से कहां जाना है मुझे? तो चार्ज और ज्यादा देना पड़ेगा। तो कैपेसिटी और बढ़ा या नहीं बढ़ा? क्या मैंने सही बोला है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत चीज बोली है मैंने, जानबूझ के बोली है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का चलना अलाउड नहीं है। मोशन कौन करेगा? नेगेटिव। तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां जाएंगे आपके? अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे? प्लेट के पास में। बात वही है ना? माइनस चला और कहां चला गया? प्लस के पास में। इसने सारे प्लस को न्यूट्रल कर दिया, तो वैसे ही प्लस हट गए सारे के सारे। मैंने पहले केस में क्या बोला? सारे प्लस चल के कहां चले जाएंगे? अर्थ के। ऐसा प्रोसेस नहीं होता।
चले गए यानी इसको न्यूट्रल कर दिया था ना मैंने। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां तक और इन प्लस को सबको क्या करेंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे। तो ये प्लस वाले चार्ज यहां से हट जाएंगे, तो ये प्लस का 80 हट जाएगा यहां से, तो पीछे 10 वोल्ट, अब 10 से वापस कहां जाना है 100, तो उसमें चार्ज का कैपेसिटी बढ़ रहा है। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बताइए इसमें से एक्चुअल कैपेसिटर कौन है? ये अब इसका डायग्राम जब बनाया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अब अर्थिंग समझ आ रही है ये क्या चीज है? और ये कहां जुड़ा होगा आपका? प्लस पे। इसके ऊपर हमेशा चार्ज कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। और इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। इनकी प्लेट्स का साइज हमेशा कैसा लिया जाएगा? बराबर लिया जाएगा। डन। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है आपका? प्लस क्यू। और इसके ऊपर कितना होता है? माइनस क्यू, क्योंकि पीछे वाले प्लस को तो अपन ने न्यूट्रल कर दिया ऑलरेडी। अब बताइए इस कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना है? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर? तो स्टूडेंट क्या करेगा? प्लस क्यू माइनस क्यू एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी लगाता है चार्ज का और नेट चार्ज 0 बताता है। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट कैपेसिटर, ये तो एक अरेंजमेंट था अपना। कैपेसिटर इसमें ये है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर? प्लस क्यू। स्टूडेंट गलतियां यही करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे और ऐड करके नेट रिजल्ट क्या बनाएंगे? 0। मैंने अभी बताया था जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे इंड्यूस चार्ज होगा आपका। तो जितना प्लस क्यू होता है उतना ही माइनस क्यू होता है। प्लस क्यू माइनस क्यू को जोड़ के रिजल्ट क्या बना देता है? 0। क्या ये हमारा कैपेसिटर है? कैपेसिटर स्टोर तो ये कर रहा है ना, क्या ये स्टोर कर रहा है चार्ज को? चार्ज स्टोर किस पे हो रहा है? तो कैपेसिटर तो ये है ना मेरा, ये तो एक अरेंजमेंट था मेरा। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर? प्लस क्यू। वो माइनस क्यू भले ही दिख रहा है हमको, लेकिन वो इंड्यूस्ड है। ठीक है। सो दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डेफिनेशन लिखते हैं इसका। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor is an arrangement of two conducting plates kept parallel to each other such that one is at lower potential and other at higher potential. This is a parallel plate capacitor. What is a parallel plate capacitor? A parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel plates which are kept parallel to each other, और उसमें से एक को हायर पोटेंशियल पे जोड़ा जाएगा और दूसरे को लोअर पोटेंशियल पे जोड़ा जाता है। लोअर पोटेंशियल पे कौन सी होती है? वह प्लेट जो कि अर्थ से कनेक्टेड होती है, दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इस कैपेसिटर का नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना माना जाता है आपका? प्लस क्यू माना जाता है। कितना माना जाता है? प्लस क्यू। लिखना स्टार्ट करें और इसके बाद का जो एक्सप्रेशन होगा, इसका डेरिवेशन जो होगा कैपेसिटेंस का, वो अपन अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे।